हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनअकैडमी। अब जब एक बिगिनर अपनी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू करता है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस उसके दिमाग में रहते हैं। जैसे कि प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। ये तीन स्टेजेस तो समझ में आते हैं, लेकिन इनका पैटर्न क्या होता है? ये ईयर के कौन से टाइम पे होते हैं? ये कितने मार्क्स के होते हैं? कौन सा पेपर क्वालिफाइंग होता है? कौन सा पेपर मेरे मेरिट में जुड़ेगा? ठीक है। अगर मैं उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है तो उसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है? क्या मेंस में जितने मार्क्स एलोकेटेड हैं वो मेरे सारे मेरिट में काउंट होते हैं कि नहीं? तो ऐसे तमाम क्वेश्चंस जो हैं, एक बिगिनर अपनी जर्नी के शुरुआत में देखता है। ठीक है। और इसके लिए क्लैरिटी बहुत जरूरी है। क्या होता है कि अगर हम उसे क्लैरिटी से शुरुआत करें, अगर शुरुआत में ही आपने क्लैरिटी बना ली, तो आपका जो पूरा एग्जाम जर्नी है वो पूरी एक स्ट्रैटेजी में बैठेगा। वरना क्या होता है, वो स्ट्रैटेजी टुकड़ों में बनती है एज एंड व्हेन यू आर मेड अवेयर ऑफ व्हाट काइंड ऑफ एग्जाम दिस इज। ठीक है। तो इसीलिए इस वीडियो में हमारा यही प्रयास है कि वी आर गोइंग टू कवर एवरीथिंग अबाउट यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम। यहाँ पे पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चंस, उनके मार्क एलोकेशंस, उनका एग्जाम का कैलेंडर डेट। ठीक है। कितने टाइम बाद प्रीलिम्स और मेंस के बीच में आपका कितना समय मिलता है, कितनी वक्त की तैयारी करने के लिए मिलती है, ये सारे क्वेश्चंस को हम लोग एड्रेस करेंगे। तो आप एकदम आराम से बैठिए। आप एक पेन पेपर भी ले सकते हैं और उसमें आपको जो जो चीजें नहीं पता है उनको लिखते चले जाइए। देखिए, ये जो वीडियो है ये आपको हेल्प करेगा आपकी स्ट्रैटेजी बनाने में। ठीक है। बिकॉज ओनली व्हेन वी नो आवर एनिमी कैन वी हैव एन स्ट्रैटेजी सो दैट वी कैन डिफीट द एनिमी। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो इट इज अबाउट एवरीथिंग अबाउट यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे डिस्कशन पॉइंट्स क्या होंगे। ये ओवरऑल पूरी तरीके से हम लोग इसको कॉम्प्रिहेंसिवली ट्रीट करना चाहते हैं। इसके लिए जो डिस्कशन पॉइंट्स हैं हमारे, इट इज वेरी वेरी क्लियर कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ओवरऑल एग्जाम कैलेंडर कैसे रहता है। यानी कि अगर नोटिफिकेशन आता है, ठीक है, कि नोटिफिकेशन आता है और उसके बाद कितने टाइम बाद एग्जाम यूजुअली कंडक्ट होता है, उसके बाद कितने टाइम बाद मेंस होता है, और फिर पर्सनालिटी इंटरव्यू, है ना, या पर्सनालिटी टेस्ट बोल लीजिए या उसको इंटरव्यू बोल लीजिए। ओवरऑल एग्जाम का पैटर्न कैसा रहता है ना। यानी कि कई लोग ये भी पूछते हैं कि सर प्रीलिम्स और मेंस क्या साथ में हो सकते हैं, या फिर उनके बीच में बहुत ज्यादा टाइम मिलता है, या मेंस और इंटरव्यू के बीच में बहुत टाइम मिलता है, या फिर अगर मैं इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं कर पाया तो उसके बाद कितने टाइम बाद प्रीलिम्स होता है ना। मतलब मुझे क्या नेक्स्ट प्रीलिम्स के लिए तैयारी करने का समय मिलता है या नहीं मिलता। ठीक है। तो फर्स्ट ये दोनों चीजें डिस्कस करेंगे। ओवरऑल एस्पेक्ट है ना, एक बर्ड आई व्यू आपको मिलेगा, तो आपको ज्यादा अच्छे से जानकारी जो आगे दी जाएगी वो ज्यादा अच्छे से इंटरनलाइज होगी। ठीक है। तो सबसे पहला एग्जाम, जैसे आप जानते हो, प्रिलिमिनरी एग्जाम, द ग्रेटेस्ट एलिमिनेटर। यानी कि इस एग्जाम के लिए सारे ही लोग सक्षम है। दैट मीन्स एवरीवन हु हैज अप्लाइड कैन गो फॉर दिस एग्जाम। ठीक है। जो बाकी जो दूसरे स्टेजेस हैं, मेंस एग्जाम और आपका जो पर्सनालिटी टेस्ट है, पर्सनालिटी टेस्ट जिसे बहुत कॉमनली इंटरव्यू के नाम से भी जाना जाता है, ये दोनों आपके कट ऑफ पे बेस्ड है। मतलब कि अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करोगे तो फिर आप मेंस की तरफ जाओगे, अगर आप मेंस क्लियर करोगे तो आप पर्सनालिटी टेस्ट की तरफ जाओगे, और जब आप पर्सनालिटी टेस्ट और मेंस ये दोनों के ही मार्क्स को जोड़ के एक कंबाइंड कट ऑफ क्लियर करोगे, तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि आपका नाम जो है वो फाइनल पीडीएफ में आ जाएगा। ठीक है। मतलब आप अब सिविल सर्वेंट बन गए। ठीक है। तो प्रिलिमिनरी एग्जाम में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे कि इसका पैटर्न क्या है, ठीक है, कितने मार्क्स एलोकेटेड है, इसका सिलेबस क्या है, इसकी टाइमिंग्स कब होती है, यानी कि क्या ये वीक डे पे होता है, क्या ये वीकेंड पे होता है, और कौन से टाइम पर होता है। ठीक है। व्हाट इज द डिसीजन विद रिगार्डिंग द कट ऑफ। ठीक है। इसका सक्सेस रेट, ठीक है, सक्सेस रेट यानी कि कितने बच्चे, क्या ये डिपेंड करता है कि कितने बच्चे वो एग्जाम लिख रहे हैं, या फिर वो वैकेंसीज पे डिपेंड करता है, और वैकेंसीज के कितने टाइम्स सक्सेस रेट होता है। मतलब कि अगर 1000 की वैकेंसी है तो कितने बच्चे फिर सेलेक्ट होंगे प्रीलिम्स के बाद। ठीक है। मेंस में भी हम लोग यही सारी चीजें एक बार डिस्कस करेंगे। पैटर्न, उसका मार्क्स क्या होता है, उसका सिलेबस। ऑफ कोर्स सिलेबस तो आपने अगर किसी ने देखा होगा तो सिलेबस बहुत ही बड़ा होता है मेंस का, लेकिन उसको एक तरीके से एक ब्रॉड टॉपिक्स को हम लोग देख लेंगे। ठीक है। उनके टाइमिंग्स क्या होती हैं, उनका कट ऑफ डिसीजन कैसे होता है, सक्सेस रेट कैसे मिलती है। ठीक है।
पर्सनैलिटी टेस्ट में भी ये सारी चीज़ें देखेंगे, हालाँकि पर्सनैलिटी टेस्ट में ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, क्योंकि यहाँ तक आप पहुँच चुके हो, तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी पता चल जाएगी। मैक्सिमम अगर देखा जाए, तो जो तैयारी होती है, वो पहले 2 चरणों की ही होती है, पहले 2 स्टेजेस की ही होती है। जो तीसरी होती है, जब आपने इन दोनों को एस कर लिया है, तो यहाँ पे भी अब आपको अपने पर्सनैलिटी के ऊपर काम करना है, यानी कि मॉक इंटरव्यूज़ देने पड़ेंगे और उसमें अपने आप को ग्रो करवाना पड़ेगा। ठीक है? तो आइए आगे डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ओवरऑल एग्ज़ाम कैलेंडर, ओवरऑल एग्ज़ाम कैलेंडर, ठीक है? ये कहाँ पे आता है? यूपीएससी की वेबसाइट पे ही आ जाता है और आपको ये समझ में आएगा कि ये जो नोटिफ़िकेशन है, वो एक कैलेंडर ईयर की तरह आता है, ठीक है? जैसे कि 1 साल पूरे का यहाँ पे मैंने जैसे इंक्लूड किया हुआ है, ये 20 मई 2026 को रिलीज़ किया गया था और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उन्होंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स कराते हैं, तो प्रोग्राम ऑफ एग्ज़ामिनेशन, तो यूपीएससी अपने तरफ से कौन-कौन से ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जो कंडक्ट कराएगा, उनकी डेट कौन-सी है? यानी कि नोटिफ़िकेशन डेट कब आएगा? जैसे कि अगर आपको अप्लाई करना है सिविल सर्विसेज़ एग्ज़ाम के लिए या फिर आपको अप्लाई करना है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्ज़ाम के लिए, तो आपको नोटिफ़िकेशन कब मिलेगा? उस नोटिफ़िकेशन से कितने टाइम बाद आपका प्रीलिम्स होगा, ठीक है? उससे कितने टाइम बाद मेंस होगा, ठीक है? तो यूपीएससी क्या करती है, एक एनुअल कैलेंडर निकाल देती है, जिससे कि किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। उन्हें पता रहे कि यहाँ पे इस तारीख को मेरा नोटिफ़िकेशन आने वाला है, तो मैं अलर्ट रहूँ, ठीक है? मैं फॉर्म जल्दी से जल्दी भर दूँ, ठीक है? अच्छे सेंटर्स तभी मिलेंगे जब आप अच्छे से पहले, बहुत पहले ही अपने फॉर्म्स को भर दें और फॉर्म्स अब बड़े हो गए हैं, मतलब कि उसे भरने में भी समय लगता है, तो मेरी तो यही आपसे सजेशन रहेगा कि आप एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल जब भी नोटिफ़िकेशन आए, आप तैयार रखिए सारी चीज़ों को और उसे फटाफट भरें, ठीक है? तो आप देखोगे ये जो 2027 का इन्होंने निकाला है ओवरऑल कैलेंडर, जो हम लोग देखते हैं कि यूपीएससी ने जो जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसे कंडक्ट करने का क्या तरीका है। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हो कि सिविल सर्विसेज़ प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन, सिविल सर्विसेज़ प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन 2027, ठीक है? इसका डेट ऑफ नोटिफ़िकेशन होगा 13th जनवरी, ठीक है? 13th जनवरी, ये आपका लास्ट डेट फॉर रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशंस है, यानी कि इसके बाद एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है? और उसके बाद आप देखोगे 23 मई, 23rd मई 2027 को ये दे रखा है कि ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। और सर ये एग्ज़ाम कितने टाइम का है? क्या ये 1 डे एग्ज़ाम है? क्या ये 4-5 डेज़ एग्ज़ाम है? तो ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर ये 1 डे एग्ज़ाम है। अगर आप देखोगे तो यूजुअली ये जो एग्ज़ाम है वो वीकेंड पे ही कंडक्ट किया जाता है। वीकेंड यानी कि संडेज़ को, ठीक है? इट इज़ कंडक्टेड ऑन संडेज़, ठीक है? अब इस पूरे एग्ज़ाम को, यहाँ पे प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आपका खत्म हुआ। यहाँ पे इस पूरे एग्ज़ाम के साथ-साथ आपका एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज़ प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम भी होता है, ठीक है? याद रहे कि ये जो एग्ज़ाम है, जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, वो आपका सिविल सर्विसेज़ के लिए भी प्रीलिम्स की तरह एक्ट करता है और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज़ की तरह भी एक्ट करता है। मतलब कि दोनों के लिए यही प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है। लेकिन दोनों के मेंस एग्ज़ाम अलग-अलग हैं, इसलिए उनकी तिथि भी अलग-अलग है, ठीक है? दोनों के डेट्स अलग हैं, वो दोनों क्लैश नहीं करते, क्योंकि आज हो सकता है कि एक स्टूडेंट जो है वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज़ का भी कट ऑफ क्लियर करे और वो सिविल सर्विसेज़ एग्ज़ाम्स का भी कट ऑफ क्लियर करे। तो उसके पास पूरी अपॉर्च्युनिटी होनी चाहिए ताकि वो दोनों एग्ज़ाम के, अगर मेंस लिख रहा है, तो दोनों एग्ज़ाम के मेंस वाले स्टेज पर पहुँच के अपने एग्ज़ाम को लिख सके, ठीक है? तो आइए देखते हैं कि इसका मेंस एग्जाम कब लिखा है कैलेंडर में। तो आप देखोगे सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन कब है, तो ये है 20 अगस्त, 20 अगस्त, ठीक है? और ये दे रखा है इट इज ऑफ 5 डेज, ठीक है? इट इज ऑफ 5 डेज, यानी कि कितना टाइम मिलता है आपको प्रीलिम्स के होने के बाद मेंस एग्जाम के शुरू होने तक। कि आप कमेंट करके बताइए कि हाउ मच टाइम डू यू गेट बिटवीन द प्रिलिमिनरी एग्जाम एंड द मेंस एग्जाम, ठीक है? लगभग यही टाइम जो आपको इस साल में मिलेगा, उतना ही टाइम आपको लगभग हर साल मिलता है। यानी मान के चल सकते हैं 3 महीने के आसपास का समय मिलता है। जब आप सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स को अगर आप क्लियर करो, तो आपके 3 महीने बाद मेंस के एग्जाम्स होते हैं, ठीक है? वहीं अगर आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का एग्जाम क्लियर करते हो, जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है, उसका कट ऑफ अगर आप क्लियर कर चुके, तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का मेंस जो है, वो शुरू होता है 21 नवंबर को। यानी कि उसे सिविल सर्विसेज एग्जाम से बहुत टाइम बाद शुरू किया जाता है। यानी कि अगर कोई सिर्फ इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, तो उसे सिर्फ प्रिलिमिनरी एग्जाम देना है, उसके
करीब 6 महीने बाद, ठीक है, 6 महीने बाद आपका मेंस शुरू होगा, ठीक है? तो जो सिर्फ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस पे अपना पूरा ध्यान लगा रहे हैं, तो उनके पास बहुत अच्छा टाइम है, ठीक है? अब आगे देखते हैं। अब है ओवरऑल एग्जाम पैटर्न, ओवरऑल एग्जाम पैटर्न, ठीक है? तो एग्जाम पैटर्न कैसा है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इट इज कंसिस्टिंग ऑफ 3 स्टेजेस, 3 स्टेजेस तो हैं, ठीक है? कौन-कौन से स्टेजेस हैं? प्रिलिमिनरी स्टेज है, ठीक है? पहला है प्रिलिमिनरी एग्जाम, दूसरा है मेंस एग्जाम और तीसरा है पर्सनालिटी टेस्ट, इसे इंटरव्यू भी बोला जाता है, ठीक है? तो सबसे पहली बात हम लोग देख लेते हैं कि पर्सनालिटी टेस्ट जो एंड है, उससे पहले कौन-कौन से स्टेजेस हमें देखने पड़ेंगे, ठीक है? तो सबसे पहला है प्रिलिमिनरी एग्जाम और ये होता है ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है? ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे होते हैं? जिनमें एमसीक्यूज होता है ना? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जैसे कि आप समझ लो कि क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा और आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे ए, बी, सी और डी, ठीक है? आपको इनमें से किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। मान लीजिए बी है, आप बी को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? दिस इज ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव टाइप। दूसरा मेंस का एग्जाम जो है, इट इज सब्जेक्टिव टाइप, दिस इज द स्टेज 2, यानी कि जो बच्चे प्रिलिमिनरी एग्जाम को क्लियर करते हैं, जो कट ऑफ को क्लियर कर देते हैं, then you move on to the next stage, that is मेंस एग्जाम, ठीक है? अब मेंस एग्जाम में क्या होता है कि अब आपको वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। अब जो सामना है आपका वो है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, यानी कि आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने पड़ेंगे। डिस्क्रिप्टिव या तो फिर आप बोल सकते हो इसको सब्जेक्टिव, ठीक है? जैसे आप कॉलेज या फिर अपने स्कूल टाइम्स में लिखते होगे, तो आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया है और आपको आंसर लिखना है, या तो आपको 150 वर्ड्स में लिखना पड़ेगा या तो आपको 250 वर्ड्स में लिखना पड़ेगा और अपना आंसर कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है? आपने ये भी क्लियर कर दिया, आपने अगर ये भी क्लियर कर दिया, तब आप जाते हो पर्सनालिटी टेस्ट पे। पर्सनालिटी टेस्ट, अब ये इंटरव्यू स्टेज है, ठीक है? इंटरव्यू स्टेज है। तो इस स्टेज में आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर आपका एक तरीके से इंटरव्यू होगा, यानी कि आपको यूपीएससी भवन बुलाया जाएगा, वहां पे पैनलिस्ट होंगे, वहां पे चेयरपर्सन होंगे, उनके सामने बैठ के आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब है प्रिलिमिनरी एग्जाम। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं जो सबसे पहला स्टेज है, जिसे सबसे ज़्यादा लोग लिखते हैं, यानी कि कुछ लोग रजिस्टर करते हैं, अप्लाई करते हैं इस एग्जाम के लिए और उसके बाद कुछ लोग, उनमें से कम ही होते हैं, कुछ नंबर ऑफ पीपल विल अपीयर फॉर दिस एग्जाम एंड अगर वो एग्जाम के लिए अपीयर कर रहे हैं, तो उन्हें क्या मिलेगा अपने सेंटर पे? तो दैट इज़, एक तो है ये आपका जनरल स्टडीज का पेपर और ये होता है पेपर 1, ठीक है? ये ऑन द अदर हैंड होता है पेपर 2, ठीक है? ये पेपर 1 है, ये पेपर 2 है, ठीक है? यहाँ पे मैंने बस रिप्रेजेंटेटिव इमेज डाल रखा है कि पहली जो शीट होती है आपके क्वेश्चन पेपर की, जो आप देखते हो, वो कैसी दिखती है? उसमें सबसे पहले आपका पूरा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिया रहता है। आपका जो एग्जामिनेशन का जो पेपर का जो कोड है, वो यहाँ पे दिया रहता है और ऐसा नहीं है, या ये जो कोड है, ये जो आपको जीएस पेपर 1 का जो सुबह आपको मिला है, उसके बाद जब आप दूसरा पेपर लिखने जाओगे, तो उसका भी कोड सेम रहेगा, ठीक है? यहाँ पे बस रिप्रेजेंटेटिव इमेज डाल रखा है, ठीक है? अच्छा, तो ये बात हुई कि ये पेपर 1 है, ये पेपर 2 है, ठीक। सबसे पहली बात, पैटर्न क्या होता है सर, ठीक है? जैसा हमने कहा था कि क्या ये पेपर, ये 2 पेपर होते हैं, इसमें भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और आपको ये पेपर 2 में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है? बोथ विल हैव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, दोनों ही पेपर, चाहे वो पेपर 1 हो, चाहे पेपर 2, ठीक है? अच्छा, ये ये जो पेपर है, पेपर 1 है, इसके कितने मार्क्स होंगे? 200 मार्क्स। इनके भी 200 मार्क्स, लेकिन एक फर्क है उनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस, यानी कि यहां पर पेपर 1 में आपको कितने मार्क्स का होगा? वो 100 क्वेश्चंस, यानी कि 2 मार्क्स पर क्वेश्चन, ठीक है? ये 100 क्वेश्चंस यहां पर, लेकिन यहां पर 80 क्वेश्चंस, 80 क्वेश्चंस, ठीक है? तो क्लियर है? अब क्या उसमें जो भी, मैं जैसे मैंने बोला कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, तो हमने देखा कि ए बी सी डी ऐसे करके होगा, ठीक है? तो अगर मैं कोई गलत आंसर कर दूं, रॉन्ग आंसर,
अगर मैं रॉन्ग आंसर कर दूं तो कितने की पेनल्टी है? उस क्वेश्चन को जितने मार्क्स एलोकेट किए गए हैं उसका 1/3 मार्क्स आपका कट जाएगा। यानी कि जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि 200 मार्क्स है, 100 क्वेश्चन है, यानी कि 2 मार्क्स पर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगर आप रॉन्ग आंसर करते हो तो आपका 2/3 इतना मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, इतना मार्क्स आपका कट गया। अब यहाँ पर क्योंकि हम लोग देखते हैं कि 80 क्वेश्चंस हैं और 200 मार्क्स है, यानी कि हर एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का है। ठीक है, यानी कि हर क्वेश्चन थोड़े ज्यादा मार्क्स हो गए क्योंकि कम नंबर ऑफ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे भी जो नेगेटिव मार्किंग है उसका रेशियो 1/3 ही रखा गया है। ठीक है, 1/3 ऑफ टोटल मार्क्स। ठीक है, एलोकेटेड टू दैट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ रहा है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, लगभग 50 पन्ने का पूरा आपका क्वेश्चन बुकलेट होता है, दोनों साइड प्रिंटेड होते हैं। ठीक है, आपको हिंदी वर्जन भी मिलेगा और इंग्लिश वर्जन भी मिलेगा। ठीक है, एक साइड पे आपको हिंदी वर्जन दिखेगा, एक साइड पे आपको उसका इंग्लिश वर्जन भी दिखेगा। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं, यहां पर भी आपको क्या दोनों ही लैंग्वेजेस में, चाहे हिंदी हो चाहे आपका इंग्लिश हो, दोनों ही वर्जन में मिलता है। अच्छा, इसके अलावा आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगी एक ओएमआर शीट। ओएमआर शीट, ठीक है, आपके एग्जाम में यहां पे भी ओएमआर शीट। ठीक है, यानी कि आपके जो रेस्पॉन्सेज हैं, जो भी आप समझ रहे हो कि ये क्वेश्चन में मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका आंसर मुझे समझ में आ रहा है कि बी हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका आंसर सी हो सकता है। तो ओएमआर शीट कैसी होती है? ओएमआर शीट ऐसे समझ लो। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ऐसे करके सारे क्वेश्चंस लिखे रहेंगे और उनके सामने 4 गोले लगाए रहेंगे। अब आपको जो क्वेश्चन सही लगता है और आपको लग रहा है कि आप अटेम्प्ट कर सकते हो और इसका आंसर मान लीजिए बी है, आपको इसको कलर करना है बी। ठीक है, इस तरीके से ओएमआर शीट को भर सकते हैं। तो ये आपका पैटर्न है ना? तो आपके पास दो चीजें हैं, एक तो क्वेश्चन का बुकलेट है, ठीक है, दूसरा आपके पास ओएमआर शीट है। ठीक है, ओएमआर शीट को बड़े संभाल के रखिएगा, ऐसा ना हो कि उसमें कोई गलतियां हो जाए या फिर वो कहीं से फट जाए या तो फिर किसी तरीके की वजह से वो जो है कहीं से घिस जाए। ठीक है, बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें ओएमआर शीट जो है वो खराब हो जाती है, तो डिफिकल्ट हो, ठीक है, डिफिकल्टी होती है उसमें। तो ये क्वेश्चन पेपर आपका पेपर 1 है, ये पेपर 2 है। हमने पैटर्न डिस्कस किया, हमने मार्क्स डिस्कस किया, हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए कि कितने क्वेश्चंस हैं और हर क्वेश्चन को सही आंसर करने पे 2 मार्क्स हैं। हर क्वेश्चन को गलत आंसर करने पे उसके जितने मार्क्स एलोकेटेड है उसका 1/3 मार्क्स आपका कट काट लिया जाएगा। ठीक है, अब टाइमिंग्स, कौन सा एग्जाम पहले होता है? ठीक है, सर आपने बताया तो कि ये दोनों ही एग्जाम एक ही दिन होते हैं, ये भी संडे को होगा, जैसे कि अगला एग्जाम जो है वो 23 मई को होगा और ये एग्जाम भी संडे 23 मई को होगा। ठीक है, यूजुअली एग्जाम्स जो होते हैं वो आपके संडेज को ही रखे जाते हैं, स्पेशली जब हम वनडे एग्जाम की बात कर रहे हैं, जैसे प्रीलिम्स एग्जाम की बात कर रहे हैं। ठीक है, हमेशा से यही ट्रेंड रहा है। अब आगे चल के कुछ भी हो सकता है क्योंकि यूपीएससी जैसा है, जैसे समझते हैं हम लोग, तो वो काफी अनप्रेडिक्टेबल होता है, लेकिन अभी के लिए तो यही नॉर्म चलता है। ठीक है, अब टाइमिंग समझ लो कि सबसे पहले ये जीएस पेपर 1 जो है, इसका जो टाइमिंग है वो सुबह 9:30 टू 11:30 AM, 9:30 टू 11:30 AM, यानी कि 2 घंटे। यहाँ पे आपको 2 घंटे मिलेंगे इस पेपर को सॉल्व करने के लिए, यानी कि 200 क्वेश्चंस जो आप सॉरी 100 क्वेश्चंस जो हैं जो 200 मार्क्स के हैं वो मुझे सॉल्व करने कितने टाइम में? 2 आवर्स में। अब ये समझ लीजिए सॉल्व ही नहीं करना होता है, उसको ओएमआर शीट में भी भरते जाना है। ठीक है, तो ओएमआर शीट को तो बहुत ही केयरफुली भरना है, क्योंकि अगर मैंने कुछ मतलब मान लीजिए मुझे पता चला कि ये सही आंसर है और मैंने गलती से किसी और क्वेश्चन नंबर के आगे कुछ और ही मार्क कर दिया, तो मेरे लिए वहां पे नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। ठीक है, तो यू विल हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल इन रीडिंग द क्वेश्चंस एंड आल्सो वेरी केयरफुल कि जब आप ओएमआर शीट भर रहे हो तो क्या आप सही क्वेश्चन के अगेंस्ट सही आंसर भर रहे हो कि नहीं भर रहे हो। ठीक है, तो ये तो है कि 9:30 टू 11:30 AM। ठीक है, और ये जो पेपर है, पेपर नंबर 2, ये कब होता है? ये आपका होता है 2:30 PM से 4:30 PM के बीच में। ठीक है, 2:30 से 4:30 के बीच में होता है, मतलब कि आपको ब्रेक मिलता है। ठीक है, 9:30 से 11:30, 11:30 के बाद आपके पास टाइम है,
आप अपना लंच करिए, आप रेस्ट करिए, आप दूसरे पेपर के अगर कुछ फॉर्मूले वगैरह रिवाइज़ करना चाहते हैं तो रिवाइज़ करिए, वरना आप रिलैक्स करिए। इस टाइम पीरियड में आप यूजुअली सेंटर पे ही रहते हैं, यूजुअली आप कहीं जाते नहीं हैं, क्योंकि अगर आप कहीं गए और आप ट्रैफिक में फँस गए तो आपका जो सेकंड पेपर है वो आप नहीं दे पाओगे, ठीक है? एंड इट हैज़ टू बी नोटेड कि जो सेकंड पेपर है अगर आपने नहीं दिया, कुछ सेंटर्स पे मैंने ये भी देखा है, ऐसा क्या होता है कि जो स्टूडेंट है वो पहला पेपर देके चले जाते हैं, है ना? ऐसा नहीं पता चलता उन्हें कि पेपर 2 भी है, अगर मैं पेपर 2 नहीं दूँगा तो पेपर 1 भी मेरा चेक नहीं होने वाला, ठीक है? तो आपको पेपर 1, पेपर 2 दोनों ही देने, ठीक है? इस एग्ज़ाम को ओएमआर शीट को आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से भरना है, ठीक है? उसका भी स्पेसिफिकेशन दिया गया है, वेरी क्लियरली दिया गया है, ठीक है? अच्छा, इसका जो टाइम है वो है 2:30 टू 4:30 पीएम, यानी कि अगर हम लोग बोलें कि 23 मई को मेरा एग्ज़ाम है प्रीलिम्स का, तो सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक मैं पेपर 1 लिख रहा हूँगा और शाम के ढाई से 4:30 बजे तक मैं अपना पेपर 2 लिख रहा हूँगा, ठीक है? अब इसको कॉमनली किस तरीके से जाना जाता है? इस पेपर में आपको अगर एक मोटा-मोटी बता दें तो आपके पास पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट इस तरीके के सब्जेक्ट्स आपको मिलते हैं। मतलब जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट्स मिलेंगे आपको, ठीक है? यहाँ पे ऑन द अदर हैंड दिस पेपर इज़ नोन एज़ सीसैट। इसको सीसैट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? सीसैट। सीसैट क्या है? सीसैट है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। एक बार रिपीट करता हूँ, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है? ये जो पेपर है इसकी विशेषता क्या है? इस पेपर की विशेषता ये है कि ये क्वालिफाइंग नेचर का है, क्वालिफाइंग नेचर, ठीक है? इसका मतलब ये है कि आपको एक सेट ऑफ मार्क्स, एक आपको थ्रेशोल्ड दिया गया है, इस मार्क्स के ऊपर लाइए, ये इस मार्क्स के बराबर या फिर आप ऊपर लाएँगे, तभी आप क्वालीफाई करेंगे इस पेपर में। इस पेपर ये जो पेपर है, इसके जो मार्क्स है वो मेरिट की तरफ काउंट नहीं होते। यानी कि अगर हम लोग कट ऑफ की बात करें, तो कट ऑफ डिसीजन इज़ नॉट बेस्ड अपॉन पेपर 2's मार्क्स। ये बस देखने के लिए है कि क्या आपके पास वो मिनिमल एप्टीट्यूड है या नहीं। ठीक है, हम लोग सिलेबस में भी देखेंगे इसमें कौन-कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन यही समझने की बात है कि ये क्वालिफाइंग नेचर का है। मतलब कि कुछ पेपर्स होते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स में हो, अभी आप देखोगे मेंस में भी है ना? जो क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब कि हमें ये चेक करना है, यूपीएससी को ये चेक करना है कि क्या आपको ये मिनिमम नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, ठीक है? तो क्वालिफाइंग नेचर है सर, तो फिर कितने मार्क्स चाहिए या फिर कितना परसेंटेज मुझे लेके आना चाहिए? तो आपको पता है कि 200 मार्क्स हैं, ठीक है? तो आपके पास 1/3 इंटू 200, जैसे कि 200 मार्क्स है तो उसका एक तिहाई, यानी कि आपको कितने मार्क्स लाने एब्सोल्युटली 66.67 से ऊपर अगर आपके मार्क्स हैं तो यू आर कंसिडर्ड टू बी क्वालिफाइड फॉर सी सैट पेपर, ठीक है? ध्यान रहे अगर आप इस पेपर को क्वालिफाई नहीं करते, अगर ऐसा होता है कि आप क्वालिफाई नहीं करते हो तो आपके जितने भी मार्क्स आए, चाहे आपके 200 नंबर आ चुके हो पेपर 1 में, तब भी आपका जो पेपर है आपका मेरिट में नहीं जाएगा, मतलब आपका नाम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने ये जो बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड है एप्टीट्यूड टेस्ट का, उसको आप मीट नहीं करते, ठीक है? तो आपका ये जो पेपर है आपके मार्क्स ही नहीं आएंगे, ठीक है? अब अगर आपने इसको क्वालिफाई कर लिया, अगर आपने इसको क्वालिफाई कर लिया, तब आपके जीएस पेपर 1 के मार्क्स जोड़े जाएँगे। आपके जीएस पेपर 1 के जितने भी मार्क्स होंगे, उसके अगेंस्ट फिर देखा जाएगा कि आपकी मेरिट में कहाँ स्टैंडिंग है। अगर आप कट ऑफ को क्लियर करते हो, तो फिर आपका जो आगे वाला जो स्टेज है, जो मेन स्टेज है, आप उसके लिए क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है? तो अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये भी पेपर 200 नंबर का है, ठीक है, पेपर 1, ये भी 200 मार्क्स का है। एक और अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये क्वालिफाइंग पेपर है, दिस इज क्वालिफाइंग पेपर एंड दिस इज द पेपर व्हिच डिसाइड्स मेरिट। मतलब कि कट ऑफ कौन से पेपर पे बेस्ड है? वो पेपर नंबर 1 पे बेस्ड है, ठीक है? समझ आया? तो यहाँ पर इतना सब कुछ है, तो ये पैटर्न हो गया, मार्क्स हो गया, क्वेश्चंस हो गए, टाइमिंग्स हमें समझ में आ गई। तो लगभग हमने बता दिया कि 50 पन्ने का होता है यूजुअली, आप देखोगे फ्लिप करके, और लगभग हर एक पेज पे आपको मिलेंगे 3 से 4 क्वेश्चंस, ठीक है? 4-5 अगर कुछ क्वेश्चंस की लेंथ अगर लंबे होते हैं, तो हो सकता है कि एक पूरा मतलब ऐसा रहेगा। ये अगर पेज है, तो आपको ये बीच में से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 ऐसा हो सकता है, ठीक है? मतलब कि आपका एक कॉलम में कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस है, दूसरे कॉलम में एक सेट ऑफ क्वेश्चंस है, ये एक
ठीक है? इस तरीके से आपके पास ये पूरा क्वेश्चन बुकलेट आ जाएगा, ठीक है? समझ आया? अब यहाँ पे अगर कोई भी क्वेश्चन आपका रहता है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डालना, ठीक है? और इसको पूरी तरीके से समझो, इस पूरे चीज़ों को एक तरीके से अच्छे से समझो क्योंकि तभी हम लोग काफ़ी सारे क्वेश्चन्स डील करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन्स आते हैं कि सर मैं प्रीलिम्स की जो तैयारी है उसको अलग तरीके से करूँ, मेंस की तैयारी अलग तरीके से करूँ, क्या मैं प्रीलिम्स और मेंस को एक इंटीग्रेटेड अप्रोच से करूँ? तो ये सारी चीज़ें तभी हो पाएँगी जब आप समझोगे कि आपके पास समय कितना है, ठीक है? प्रीलिम्स से पहले समय कितना है आपके पास जब आप तैयारी शुरू करते हो अप अंटिल द नेक्स्ट एग्ज़ाम प्रीलिम्स। प्रीलिम्स और मेंस के बीच में कितना टाइम है? तो आप कौन-कौन से सब्जेक्ट तैयार कर सकते हैं, कौन-कौन से सब्जेक्ट आपको पहले ही तैयार कर लेने चाहिए थे? कौन-कौन सी स्किल्स हैं जिसमें आपको वो समय है जो है, वो यूज़फुल रहेगा या फिर वो समय कम पड़ जाए? उसी हिसाब से आपका जो काम है, टाइम है, वो सब एलोकेट होता है, ठीक है? तो इसीलिए एग्ज़ाम के हर स्टेजेस को प्लीज़ क्लियरली समझना। एक बार समझोगे, फिर समझ में चीज़ें अच्छी तरीके से आ जाएँगी, स्ट्रैटेजी उसी हिसाब से बनेगी, ठीक है? अच्छा। अब देखते हैं प्रिलिमिनरी एग्जाम का सिलेबस क्या है, ठीक है? तो हमने जैसे बात करी कि 2 पेपर्स हैं, पेपर 1 है ना? जो कि जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड है जिसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, है ना? जो आप नॉर्मल आप पेपर देखते हो। यूजुअली जब बच्चे देखते हैं कि सर प्रीलिम्स का पेपर कैसा आया है, तो यूजुअली वो पेपर 1 को ही देखते हैं, ज़्यादातर, है ना? पेपर 1 पहले देखते हैं। तो पेपर 1 में क्या-क्या सिलेबस होता है, तो आप देख सकोगे ये जो है इट इज़ गिवन बाय यूपीएससी इटसेल्फ कि दिस इज़ द सिलेबस फॉर पेपर 1, दिस इज़ द सिलेबस फॉर पेपर 2। अब एक इम्पोर्टेंट बात है कि जब मेंस का सिलेबस देते हैं यूपीएससी वाले, तो वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है। अगर किसी ने मेंस के सिलेबस को देखा है, तो आप ज़रूर ये बता सकते हो कि ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस है। मतलब कि ऑलमोस्ट मतलब 4 अलग-अलग पेपर्स हैं, तो हर पेपर का एक-एक पेज का सिलेबस है, ठीक है? लेकिन प्रीलिम्स में ऐसा नहीं है। प्रीलिम्स में आपको इतने ही बॉक्स में पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस मिल जाता है, ठीक है? तो देखते हैं क्या-क्या है। करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। अब लेकिन मैंने ये बात कही कि सिलेबस आपको इतने ही बॉक्स में मिल जाता है। आपको लेकिन ये बात समझने की ज़रूरत है कि सिलेबस छोटा क्यों ना हो, सिलेबस में इतनी ब्रॉड चीज़ें लिखी गई हैं कि आपको अल्टीमेटली रियलाइज़ होगा कि मुझे बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है? और बहुत कुछ पढ़ना ही नहीं, उसको रिवाइज़ भी करना है। और एक बार रिवाइज़ करूँगा, तो उतना टाइम तक रिटेन भी नहीं होगा। तो 2, 3, 4 बार मुझे रिटेन करना है और उसके फिर एमसीक्यूज़ भी सॉल्व करने हैं, है ना? कई बार अगर हम कुछ चीज़ पढ़ते हैं, तो वो चीज़ हमें रिटेन तो हो जाती है, लेकिन जब एमसीक्यू के फॉर्मेट में वो क्वेश्चन आता है, तो हमसे कोई ना कोई सिली मिस्टेक हो जाता है। तो वी हैव टू ट्रेन दैट स्किल आल्सो, ठीक है? तो ये सिलेबस छोटा देख के आप ये मत समझ लीजिएगा कि ये बहुत ही आसान एग्ज़ाम है, सभी लोग का क्लियर हो जाता है। थिंग इज़ कि इसका जो इसे हम लोग ग्रेटेस्ट एलिमिनेटर कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग लगभग आप मान सकते हो 4-5 लाख लोग इस एग्ज़ाम को लिखेंगे, ठीक है? उसमें से 13,000 या 15,000 लोग ही सेलेक्ट होते हैं, ठीक है? तो इट इज़ मोर अबाउट प्रिपेयरिंग वेरी डिलिजेंटली एंड अंडरस्टैंडिंग द कॉम्पिटिशन, ठीक है? दीज़ टॉपिक्स आर ब्रॉड इन नेचर, ठीक है? मतलब कि यूपीएससी अगर कल को बहुत ही नीश क्वेश्चन पूछ ले, बहुत ही डिटेल्ड क्वेश्चन पूछ ले, तो वो उसको भी जस्टिफाई कर सकता है, बोल सकता है कि ये इनमें से किसी एक टॉपिक का है, ठीक है? ये बात समझने की है। तो पहला है करंट इवेंट्स, नेशनल, इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस मतलब कि इसमें तो सारी चीज़ें आ गई जो करंट अफेयर्स की होती हैं, ठीक है? सेकंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है? मतलब हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अब हिस्ट्री ऑफ इंडिया इतना ब्रॉड टर्म है, इसमें आपका एंशिएंट एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, मेडिवल हिस्ट्री हो गया, आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, है ना? कई बार आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री भी हो जाता है, उसके बाद आपका आर्ट एंड कल्चर होता है, तो ये सारे हिस्ट्री इसमें आ जाएँगे, ठीक है? दूसरा उन्होंने लिखा है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, अब बचा क्या? मतलब कि ज्योग्राफी में इंडिया का भी ज्योग्राफी पूछ सकते हैं आपसे, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पूछ सकते हैं, इसमें उन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है कि फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ India and the world. Again, it is very broad. It means that entire geography can be asked. ठीक है? तीसरी चीज ये हो गई। चौथा, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स, इश्यूज, एटसेट्रा। ठीक है? यानी कि पॉलिटी भी आपकी इसमें इंक्लूड हो गई, पॉलिटी से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स है वो यहाँ पे इंक्लूड हो गए और आपके बहुत सारे अलग-अलग जो टॉपिक्स हैं उन पे फोकस देने के लिए तो बोल रहे हैं लेकिन इंडियन पॉलिटी एज अ होल आपको तैयार करना पड़ेगा। नेक्स्ट, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, पॉवर्टी हो, इंक्लूजन हो, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स, ये सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है? नेक्स्ट है जनरल इश्यूज ऑन एनवायरनमेंट इकोलॉजी,
general issues on environment ecology, biodiversity and climate change that do not require subject specialization. ठीक है, अब सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं है, मतलब एक जनरल नॉलेज की तरह आपको इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है ना। हालांकि आप क्वेश्चंस में अगर देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, तो कुछ चीजें हैं जो थोड़ा एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज भी रिक्वायर करता है, लेकिन तब भी हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि प्रीलिम्स इज अ गेम जिसका फाइनल मेरिट में तो नंबर नहीं जोड़े जाते, है ना। ये एक बात है, आप समझना कि प्रीलिम्स के जो मार्क्स हैं, जितने भी मार्क्स आए आपके, वो फाइनल लिस्ट में जो जो रिकमेंडेड कैंडिडेट्स होते हैं उनके मार्क्स में नहीं जोड़े जाते, सिर्फ मेंस और इंटरव्यू के ही मार्क्स जोड़े जाते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आप कम नंबर भी लाते हो, है ना, कट ऑफ क्लियर कर देते हो, लेकिन कम नंबर आते हैं, तो भी आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। आपके जो मेंस एग्जाम है, जो रिटन एग्जाम है और आपका जो इंटरव्यू है, इन दोनों को जोड़ के ही आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। इसके बाद आता है जनरल साइंस, ठीक है। तो ये सारा पूरा सिलेबस है, वेरी ब्रॉड इन नेचर, बहुत सारी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और हमें समझ में आना चाहिए। इसके लिए एक स्ट्रैटेजी ये है कि हमें समझ में आना चाहिए कि थीम्स क्या है, थीम्स जो है वो लेंथ और ब्रेड्थ उनका क्या है और उनका कितने डेप्थ में मुझे एनालिसिस करना चाहिए या मुझे कितना इंफॉर्मेशन कितने डेप्थ में चाहिए, ठीक है। ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पता चलेगा, ठीक है। अब ये समझ में आ गया आपके पेपर 1 का सिलेबस। पेपर 2, पेपर 2 अगेन जैसे हमने बात करी थी, दिस इज सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। अब काफी बच्चे क्या करते हैं कि इसे इग्नोर करते हैं या फिर सोचते हैं कि लास्ट 15 डेज में एग्जाम से पहले, जैसे 23 मई का है, तो मैं 2 हफ्ते पहले इसकी तैयारी करके इसको मैं क्लियर कर लूंगा। लेकिन क्या देखा गया है अभी रिसेंट ट्रेंड्स में कि सीसैट का पेपर थोड़ा टफ होता गया है, ठीक है। तो दिस मीन्स कि आप प्लीज तैयारी पहले से करके रखना, ठीक है। ऐसा नहीं कि आखिरी 15 दिन में कर रहा हूं, क्योंकि आपका जितना भी आपने मेहनत डाला है जीएस पेपर 1 में, मतलब कि यहाँ पर पेपर 1 में आपने जितनी मेहनत डाली है कट ऑफ क्लियर करने के लिए, वो तभी सही है अगर आपने सीसैट के पेपर में भी क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर आ रहे हैं, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऐसे डाउट्स आते हैं और बताते हैं और बहुत दुख लगता है ऐसा सोच समझ के कि किसी के 100 के ऊपर नंबर आ रहे हैं, किसी के 120 के ऊपर नंबर आ रहे हैं पेपर 1 में, लेकिन पेपर 2 में 65, 58, 63, है ना। जस्ट 4-5 क्वेश्चन की बात थी और अब उन्हें पूरे 1 साल तक वेट करना पड़ता है। तो प्लीज सीसैट को हल्के में मत लेना, सीसैट को समझना कि सीसैट भी आपका मतलब मेकर और ब्रेकर सिचुएशन वाला होता है ना। ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है, लेकिन इसने आपका काम खराब कर दिया, बिगाड़ दिया, ठीक है। इसमें कैसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे? कॉम्प्रिहेंशन होगा, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। आपकी लॉजिकल रीजनिंग चेक की जाएगी, आपकी एनालिटिकल एबिलिटी चेक करी जाएगी, आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी चेक करी जाएगी, है ना। और आपका जनरल मेंटल एबिलिटी और बेसिक न्यूमेरिक्स, मतलब एचसीएफ, एलसीएम, आपका रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेजेस हो गए, है ना। आपके जो स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, ऐसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। तो मैथमेटिकल एबिलिटी हो गई, कॉम्प्रिहेंशन हो गया। अगर हम इसे मतलब 3 सेक्शंस में डिवाइड कर सके, तो एक होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दूसरा आपका होता है लॉजिकल रीजनिंग और तीसरा होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। इसको ब्रॉड बेस में डिवाइड कर सके तो, ठीक है, ठीक है। तो हमें इन चीजों की तैयारी करनी पड़ेगी अपने एग्जाम में, ठीक। आगे बढ़े। अब यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली जो नोटिफिकेशन है उसी का कटआउट पेस्ट किया है, ताकि आपको भी क्लियर रहे, आप में कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी एडमिटेड टू सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन विल बी अबाउट 12 to 13 टाइम्स, 12 से 13 गुना of what? The total approximate number of vacancies to be filled in the year through this exam. समझ में आई बात? देखो क्या है कि प्रीलिम्स से आप मेंस की तरफ जाते हो, है ना। जैसा हमने कहा कि प्रीलिम्स के अपने 2 पेपर हो गए, है ना। कौन कौन से पेपर हो गए यहाँ पे लिख ही देते हैं, ठीक है। कौन कौन से पेपर हो गए सर? यहाँ पे आपका एक हो गया पेपर नंबर 1, ठीक है, जो आप जैसे मैं आप जनरल स्टडीज का नाम दे देता हूँ इसे, और पेपर 2 जो आपका सी सैट है। सी सैट हमने देख लिया, ये क्वालिफाइंग है, ठीक है, और ये जो है ये कट ऑफ डिसाइडर है, ठीक है। अब
अगर आप प्रीलिम से मेंस की तरफ जाते हो, मतलब कि आपने सीसैट को क्वालीफाई कर लिया, मिनिमम जो मार्क्स थे उससे ऊपर आपने अचीव कर लिए, यानी कि 66.67 से ऊपर आ गए आपके मार्क्स। आपका फिर चेक किया गया कि आप ये कट ऑफ क्लियर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया, ये पड़ाव क्लियर है। अब आप जा रहे हो मेंस में, ठीक है? तो इस पूरे प्रोसेस में कितने बच्चे होते हैं जो कि मेंस लिखते हैं? कितने बच्चे मेंस लिखते हैं? बेसिकली क्वेश्चन ये है। तो सिविल सर्विसेज में जो इसका एग्जाम का नोटिफिकेशन है, उसमें क्लियरली लिखा है कि मान लीजिए कि अगर वैकेंसीज, इफ वैकेंसीज आर 1000, तो कितने बच्चे मेंस लिखेंगे? प्रीलिम से मेंस में जाने वाले जो बच्चे होंगे, उनकी जो संख्या होगी दैट विल बी 12 टू 13 टाइम्स, यानी कि मेंस लिखने वाले बच्चे 12,000 से 13,000। तो जो आपको लिस्ट मिलती है कि पीपल हु आर क्वालिफाइड फॉर द मेंस एग्जामिनेशन फॉर सिविल सर्विस, वो लगभग 12 से 13,000 है ना, लगभग। अगर आप मानो कि वैकेंसीज कितनी, यहाँ पे हमें समझ लेना है 12 या 13 गुना, ठीक है, वैकेंसीज के 12 या 13 टाइम्स ये लोग प्रीलिम्स में जो बच्चे कट ऑफ क्लियर करेंगे, मेंस की तरफ बढ़ेंगे, उनकी संख्या रहेगी, ठीक है। ये मैंने आपके लिए नोटिफिकेशन से ही काट के निकाला है, ताकि आपको, बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि कितने बच्चे सेलेक्ट होंगे, है ना, क्या हम उसमें आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, है ना, कि 12-13 हजार हमें हमें एम करना है कि हम इन टॉप बच्चों में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट, मेंस एग्जामिनेशन, इसकी पैटर्न और टाइमिंग्स को समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात है, हमने प्रीलिम्स समझ लिया, प्रीलिम्स सीसैट, प्रीलिम्स में आपका जीएस पेपर 1, ठीक है। पेपर 1 जो है 9:30 से 11:30 तक होता है। सीसैट का पेपर जो है 2:30 से 4:30 के बीच में होता है। दोनों के अलग-अलग डिमांड्स हैं। पहले पेपर का आपका जो जनरल नॉलेज है, जो आपका पॉलिटी से, ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से, इकोनॉमिक्स से, एनवायरनमेंट से, जनरल साइंस से, इस पूरे से रिलेटेड है। जो दूसरा पेपर है, वो है आपका एप्टीट्यूड से, जो कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे बेस्ड है। जो दूसरा पेपर है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी कि अगर आप 66.67 से ऊपर लाते हो, तभी आपको मेरिट के लिए कंसिडर किया जाएगा। अगर आपका जो मेरिट है, आपने जितने मार्क्स लेकर आते हो अपने जीएस पेपर 1 में, अगर वो कट ऑफ क्लियर करता है, तब आप मेंस की तरफ मूव करते हो। अब आप आ गए मेंस की तरफ, ठीक है। मेंस एग्जामिनेशन पैटर्न और टाइमिंग्स, ठीक है। अब देखते हैं, तो सर क्या इसमें भी कोई क्वालिफाइंग पेपर होता है? तो सर यस, देयर इज क्वालिफाइंग पेपर, ठीक है। क्वालिफाइंग पेपर यहां पर भी है, लेकिन ये कोई एप्टीट्यूड टेस्ट वाला नहीं है। यहां पर आपको देखा जाएगा, आपका बेसिकली लिंग्विस्टिक एबिलिटी को चेक करी जाएगी, ठीक है। तो ये जो पूरा मेंस एग्जामिनेशन है, ये समझना, ये ऐसा पीरियड है जिसमें कि आपको एक अग्नि परीक्षा टाइप की चीज देनी पड़ेगी, है ना। इसमें बहुत लिखना होता है, और ये जो टोटल नंबर ऑफ पेपर्स हैं जो मेन एग्जामिनेशन में अगर हम लोग अभी बात करेंगे, देयर आर 9 पेपर्स, 9 पेपर्स, ठीक है। 9 पेपर लिखने होते हैं, और ये 9 पेपर कितने टाइम में लिखने होते हैं? तो आप देखोगे ये 9 पेपर आपको लिखने हैं कितने दिनों में? 5 डेज। मतलब यूपीएससी अपने तरफ से एक टाइम टेबल देगी आप, ठीक है। ये यूजुअली आपकी प्रीलिम्स और मेंस के विंडो के बीच में लगभग मिडल के समय में आपको ये टाइम टेबल मिल जाता है, ठीक है। प्रीलिम्स हुआ, उसके बाद आपका रिजल्ट आ गया, उसके बाद आपको कुछ दिन बीते, आपका ये टाइम टेबल आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब इस टाइम टेबल में आपको पता चलेगा, यूजुअली अभी तक यही ट्रेंड रहा है कि 5 दिन में आपका ये सारे पेपर्स कंडक्ट होंगे। कितने पेपर्स है सर? 9 पेपर, ठीक है। इसमें कौन-कौन से पेपर्स हैं? सबसे पहले क्वालिफाइंग पेपर, ऐसे डिवाइड कर लेते हैं। ये क्वालिफाइंग पेपर्स कौन से, और जो मेरिट में काउंट होंगे वो कौन से पेपर्स हैं, यानी उन मार्क्स को हम आपके कट ऑफ, मतलब कि आपके जो टोटल मार्क्स है, जो कि कट ऑफ के लिए देखा जाएगा, उससे मिलाया जाएगा कि आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, उसके साथ मैच कराएंगे। तो सर इसमें 2 पेपर्स हैं, ठीक है। और मेरिट में जो है वो आपके ऐसे है, एक ऐसे का पेपर है, एक आपका जीएस 1 का है, जीएस 2 का है, जीएस 3 का है, जीएस 4 का है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास ऑप्शनल है, ऑप्शनल, ये आपका पेपर 1 है और आपका पेपर 2 है, ठीक है। तो क्वालिफाइंग पेपर्स हैं, एक आपका होगा इंग्लिश और एनी लैंग्वेज ऑफ चॉइस,
आपका जो चॉइस है उस लैंग्वेज का एक पेपर। तो मान लीजिए अगर मेरा हिंदी मैंने ऑप्ट किया है तो मेरा हिंदी का एक पेपर, ठीक है? ये क्वालिफाइंग पेपर है, यानी कि इसका जो मार्क्स है वो आपके फाइनल मेरिट में काउंट नहीं होता है। लेकिन क्योंकि हम इसे क्वालिफाइंग पेपर बोल रहे हैं तो इट इज रिक्वायर्ड कि आप कम से कम इन पेपर्स में 25% तो स्कोर करें, ताकि आपके बाकी के पेपर्स जो हैं वो करेक्ट होंगे। अगर ये नहीं है तो आपके बाकी के पेपर्स में आपके मार्क्स नहीं दिखाए जाएंगे, ठीक है? तो आपका जो मेरिट है तभी आप क्वालिफाई करते हो अपने मेरिट को, अपने मार्क्स को लेने के लिए, जब आप ये क्वालिफाइंग पेपर्स को क्लियर कर देते हैं, ठीक है? तो ये 25% और ये ऐसे जीएस 1 2 3 4 एंड ऑप्शनल पेपर 1 पेपर 2, ठीक है? तो कितने पेपर हो गए? काउंट करो। अगर हम लोग काउंट करते हैं तो आप देखोगे ये पेपर 1, ठीक है? पेपर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ठीक है? ये पेपर 1 और पेपर 2 आपका ऑप्शनल है, तो 9 पेपर्स इन टोटल। कितने दिनों में? 5 दिन में, ठीक है? तो कैसा होता है एग्जाम का जो टाइमिंग्स होती है वो कैसी होती है कि आपका जो एसए का पेपर है वो एक दिन होता है, फिर अगले दिन आपका जीएस 1 और जीएस 2, फिर उसके अगले दिन जीएस 3 और जीएस 4, ठीक है? उसके बाद आपको कुछ समय की छुट्टी मिलती है और उसके बाद आपका जो ऑप्शनल पेपर है और लैंग्वेज पेपर है वो एक एक दिन में हो जाता है, यानी कि ऑप्शनल पेपर 1 पेपर 2 एक ही दिन में, और आपका जो लैंग्वेज पेपर है इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज ये एक दिन, ठीक है? तो टोटल हमें 5 दिन में 9 पेपर लिखने होते हैं, ठीक है? ये अपना मेंस एग्जाम का पूरा टाइम टेबल जो आप बोल सकते हो ये स्कीम है, ठीक है? टाइमिंग कैसी होती है सर? अब टाइमिंग जो होती है वो आपकी होगी 9 से 12, जो पेपर 1, जैसे कि मान लीजिए कि एक दिन है, यहाँ पे देख लेते हैं। तो अगर आपको मानना है कि ऐसे का पेपर हुआ, ठीक है? ये एक दिन का हो गया, इसका टाइम क्या हो गया? 9 से 12, 3, ठीक है? 3 घंटे का। उसके बाद अगले दिन नेक्स्ट डे जीएस 1 जीएस 2, ठीक है? ये दोनों ही एक दिन में होगा, 1 डे, ठीक है? और ये कितने टाइम में होगा? आपको जीएस 1 जो है वो 9 से 12, ये जो है 2 से 5, ठीक है? फिर आपका होगा जीएस 3 जीएस 4, ये दोनों भी 1 डे, सेम दिन पे होगा, या सेम डे लिख लो, समझ लो, सेम डे, ठीक है? और जीएस 3 जो है वो होगा आपका 9 से 12, ये होगा 2 से 5, ठीक है? वैसे ही आप समझो कि इंग्लिश और जो एनी लैंग्वेज है वो भी 9 से 12 2 से 5, वैसे ही ऑप्शनल का पेपर 1 9 से 12 2 से 5, इस तरीके से ही एक दिन में आपको 6 घंटे लिखना होता है, ठीक है? एक दिन में ऐसे का दिन छोड़ के ऐसे के दिन आपको एक तरीके से 9 से 12 ही लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो ये आपके हो गए टाइमिंग्स। अब ये जो है वो टाइमिंग जो टेबल है, टाइम टेबल है, दैट इज रिलीज्ड बाय यूपीएससी बिटवीन द प्रीलिम्स एंड मेंस विंडो, ठीक है? तो ये हो गया टाइमिंग के बारे में बात हो गई, ठीक है? अब पैटर्न और जो मार्क्स है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले मार्क्स क्या है? तो ये मैंने दिखा रखा है यहाँ पर कि ये एक्चुअली दिस इज टेकन फ्रॉम द यूपीएससी वेबसाइट इटसेल्फ। ये देखिए क्वालिफाइंग पेपर है, तो पेपर ए और पेपर बी यहाँ पे क्लियरली लिखा है वन ऑफ द इंडियन लैंग्वेज इट इज टू बी सिलेक्टेड बाय द कैंडिडेट। चाहे आप मतलब कोई गुजराती ले सकते हैं, कोई कन्नड़ा ले सकते हैं, कोई हिंदी ले सकते हैं। आपका उस एग्जाम में ये देखा जाएगा कि क्या आप मैट्रिकुलेशन लेवल तक, मतलब कि अगर आप 9वीं 10वीं तक, क्या आप उस लैंग्वेज में उतने लेवल तक सक्षम है कि नहीं। दूसरा लैंग्वेज होगा जो पेपर बी होगा वो इंग्लिश का होगा। ये दोनों ही 300 मार्क्स के हैं, लेकिन इसके मार्क्स जोड़े नहीं जाएंगे आपके फाइनल मेरिट में। ये क्वालिफाइंग है और ये 25% मार्क्स तो मिनिमम, मतलब एक चौथाई नंबर तो आपको लेकर आना ही है, तभी आपके जो बाकी के पेपर्स है वो करेक्ट होंगे, ठीक है? अब आगे देखते हैं। ये 2 पेपर्स हो गए, इंग्लिश हो गया, एनी अदर लैंग्वेज हो गया। अब पेपर्स टू बी काउंटेड फॉर मेरिट। अब मेरिट के लिए जो पेपर्स हैं वो जो काउंट हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं? अब देखिए पेपर 1 ऐसे है, ये कितने मार्क्स का है सर? इट इज ऑफ 250 मार्क्स ऐसे, ठीक है? हमने देख लिया, यहाँ पर हम लोग ने देख रहे थे, यहाँ पर ऐसे जो कि 9 से 12 होगा, इसके मार्क्स कितने होंगे? 250 मार्क्स, ठीक है? 250 मार्क्स होंगे। अब जनरल स्टडीज 1, ये जो जीएस 1 है, इसमें बहुत सारे आपके यहाँ पे लिख भी रखा है कि इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड
इंडियन सोसाइटी। ये कितने मार्क्स का है? तो दिस इज 250 मार्क्स अगेन। ठीक है, वैसे ही आप देखोगे जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 2 जो है ये भी आपका 250 मार्क्स। अब जीएस पेपर 2 में आपका पॉलिटी आता है, कॉन्स्टिट्यूशन आता है, इंटरनेशनल रिलेशंस आते हैं, गवर्नेंस आता है। ठीक है, तो जीएस पेपर 2 खत्म हुआ। अब जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 3 में आपका इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपका इंटरनल सिक्योरिटी, ये वाले टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, तो 250 मार्क्स का है ये भी। अब जीएस 4 जो आपका एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड का है। ठीक है, एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड का है, यानी कि यूपीएससी ने पूरे के पूरे 250 नंबर इस पे दिए हैं कि आपके आपके एथिकल डिसीजन मेकिंग को चेक करने के लिए दिए गए हैं। ठीक है, ये कितने मार्क्स के हैं? ये है 250 मार्क्स का। ठीक है, ये सारी चीजें जीएस 1 2 3 आपका ऐसे जो है ये सारे चेक करते हैं कि आपकी नॉलेज बेस कितनी है। तो अगर मैं बोलूं जीएस 4 के बारे में, तो वो देखती है कि आप अपने डिसीजन मेकिंग में हैविंग ऑल द नॉलेज, आप कितने एथिकल हैं या नहीं है। ठीक, नेक्स्ट है ऑप्शनल पेपर 1। अगर पेपर 1 बात करें तो 250 मार्क्स। ऑप्शनल का जो पेपर 2 है, ठीक है, ये दोनों ही एक ही दिन में कंडक्ट होता है, ये भी 250 मार्क्स का है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहां तक बात करें, ये पूरा आपका मेंस का नंबर है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। ठीक है, तो आपके जो टोटल मार्क्स हैं रिटन के, वो कितने बनते हैं? इट इज 250 इंटू 7, 250 इंटू 7। ठीक है, मतलब कि 1750, 1750 मार्क्स जो है वो आपके बन रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे आप ये समझ लो 250 मार्क्स पर पेपर इस कैलकुलेशन से 250 इंटू 7, 1750। ठीक है, दिस इज योर मेंस मार्क्स। लेकिन इतना ही नहीं है। ठीक है, सिर्फ मेंस के मार्क्स नहीं, आपके इंटरव्यू के भी मार्क्स जोड़ेंगे। वो हम लोग आगे देखते हैं कि इंटरव्यू के मार्क्स कितने होते हैं, और वो दोनों मार्क्स को जोड़ के आपका क्या आपका मार्क्स रहता है, क्या वो कट ऑफ क्लियर करता है कि नहीं करता है, उसके बेसिस पे डिसाइड होता है वेदर यू आर फाइनली रिकमेंडेड और नॉट। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि क्वेश्चन और मार्क्स का फॉर्मेट कैसा है। ठीक है, इससे पहले एक और चीज देख लेते हैं, वो ये है कि जैसा हमने बताया कि ये जो क्वेश्चंस हैं, सॉरी, दीज क्वेश्चंस जो भी आपको मिलते हैं पेपर में, ये आपको 3 घंटे का समय देते हैं। ठीक है, ब्रॉड बेस्ड ये समझो 250 मार्क्स। ठीक है, कोई भी पेपर आपका जो है वो 3 घंटे का है और 250 मार्क्स का हो, चाहे वो ऐसे हो जीएस 1 2 3 4, चाहे ऑप्शनल का पेपर 1 पेपर 2। ठीक है, और हर का जो मार्क्स है वो 250 मार्क्स है। लेकिन कई बार जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मेंस के पेपर नहीं देखे होते हैं, उन्हें नहीं समझ में आता कि ये क्वेश्चंस में कहाँ पे कितने नंबर दिए जाते हैं, उसका पैटर्न क्या है सर? मतलब कि 10 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं कि 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं कि 25 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, कितने पन्ने लिखने होते हैं, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग नेक्स्ट में बात करते हैं। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। पहली, यूपीएससी मेंस क्वेश्चन एंड मार्क्स फॉर्मेट। तो समझो कि ऐसे पेपर है। ठीक है, ऐसे पेपर में 2 सेक्शंस देंगे। ठीक है, अब जब आप मेंस के लिए एंटर करते हो तो आपको क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट मिलती है, जिसमें कि आपको आपका क्वेश्चंस भी प्रिंटेड होता है और आपको वहीं पे आंसर्स लिखने होते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ आपको अच्छे नेविगेट करने के लिए एक अलग से क्वेश्चन पेपर भी दिया जाता है। यानी कि आप क्वेश्चन पेपर पे टिक लगा सकते हो कि ये मेरा जो क्वेश्चन है वो हो चुका है, और जो आपको आंसर लिखना है वो क्वेश्चन भी वहां पर लिखा हुआ है, ताकि आप उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही लिखो। ऐसा नहीं कहीं पे भी रैंडमली आपको लिखना होता है। ऐसा नहीं होता कि क्वेश्चन दिया ही नहीं गया है, आपको क्वेश्चन नंबर डालना है या क्वेश्चन लिख, ऐसा कुछ नहीं। क्वेश्चन इज ऑलरेडी प्रिंटेड इन द क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट। ठीक है, अच्छा, इसके 2 सेक्शंस होते हैं। आपको क्वेश्चन पेपर देखोगे तो सेक्शन ए और सेक्शन बी, और हर सेक्शन में आपको 4 टॉपिक्स दिए रहते हैं। ठीक है, 4 टॉपिक्स दिए रहते हैं, और उन 4 टॉपिक्स में से आपके पास ऑप्शन होता है कि आप कोई भी एक टॉपिक को चूज करो और उसके बारे में लिखो। ठीक है, तो सेक्शन ए में कुछ टॉपिक्स दिए होंगे, उसमें से एक ऐसे सेलेक्ट करना है, एक टॉपिक को सेलेक्ट करके लिखना है, और दूसरे सेक्शन से भी एक टॉपिक को सिलेक्ट करके लिखना है। तो ये टोटल 250 मार्क्स का है। टोटल 250 मार्क्स का है। आप बोल सकते हो कि दोनों क्वेश्चंस के लिए, दोनों सेक्शंस के लिए जो आप एक एक ऐसे का टॉपिक चूज करोगे, हर एक टॉपिक जो है वो 125 मार्क्स का होगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये ऐसे का पेपर हो गया। नेक्स्ट है जीएस पेपर 1 2 एंड 3। देखिए, जीएस पेपर 1 2 3 को मैंने एक साथ ग्रुप किया है, और जीएस पेपर 4 जो एथिक्स है उसको थोड़ा अलग किया है। उसका रीजन आप समझ जाओगे, क्योंकि इसका जो पेपर का फॉर्मेट है वो अलग है। मतलब यू विल मीट समथिंग एल्स इन एथिक्स पेपर।
अब यहाँ पे जीएस पेपर 1, 2 और 3 यहाँ पे जो पैटर्न ऑब्जर्व किया जाता है मार्क्स का और जो क्वेश्चंस है वो सिमिलर है, ठीक है? जैसे कि जीएस पेपर 1 है, जीएस पेपर 2 है, जीएस पेपर 3 है, ठीक है? तो कितने मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं? आपको मिलेंगे 10 मार्क के क्वेश्चंस और 15 मार्क्स के क्वेश्चंस। मतलब इन पेपर्स में आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलेंगे और 15 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। सर कितने क्वेश्चंस मिलेंगे? तो चाहे वो जीएस पेपर 1, 2, 3 अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से जो 10 मार्क्स के हैं, वो 10 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको जीएस पेपर 1 में और 10 15 नंबर के क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है? तो 10 into 15 कितना हुआ? 150, 10 into 10 हुआ 100। तो टोटल हो गए मार्क्स कितने? 250। टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए? 10 + 10 20। समझ में आया? यानी कि 10 क्वेश्चन 10 नंबर के और 10 क्वेश्चन 15 नंबर के, टोटल मार्क्स 250, टोटल क्वेश्चंस 20, ठीक है? अब जीएस पेपर 2 में भी यही है। 10 क्वेश्चन आपके 10 मार्कर हैं, 10 क्वेश्चन आपके 15 मार्कर्स हैं और टोटल क्वेश्चंस 20 हैं और टोटल मार्क्स 250, ठीक है? यही जीएस पेपर 3 में भी होता है। तो 750 मार्क्स अगर हम लोग इन तीनों चीजों को टोटल करें, जीएस पेपर 1, 2, 3 को टोटल करें 750 और फिर एथिक्स का 250 और मिला दें तो जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 को मिला के आपके टोटल 1000 मार्क्स होते हैं, ठीक है? ये पेपर और इसके साथ ऐसे पेपर ये जो पेपर है ये सभी लोगों को लिखना जरूरी है, ठीक है? अब आप देख लीजिए एथिक्स के लिए सेक्शन ए थ्योरी क्वेश्चंस, इसमें दो सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी, ठीक है? सेक्शन ए में आपके यूजुअली थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें कि आपसे पूछा जाता है कि क्या आपको इन सारी चीजों के बारे में नॉलेज है कि नहीं है। और यूजुअली सेक्शन बी को हम लोग एप्लीकेशन बेस्ड बोलते हैं। सेक्शन बी में हम लोग को केस स्टडीज मिलती है, ठीक है? तो केस स्टडीज जिसमें कि आपको अपना एथिकल डिसीजन मेकिंग आप किस प्रोसेस से करते हो और उसका जस्टिफिकेशन क्या देते हो, इसके बारे में आपको लिखना होता है, ठीक है? आप इन अ वे बोल सकते हो कि ये जो थ्योरी अगर किसी ने बहुत अच्छे से कर ली है, उसे समझ लिया है, उसे डे टू डे लाइफ में इंटरनलाइज करके समझ लिया है, तो वो एप्लीकेशन में भी अच्छे हो जाएंगे, ठीक है? तो दिस इज अ वेरी हाई रिवॉर्डिंग पेपर। इसके आप देख सकते हो 130 मार्क्स आपके सेक्शन ए की जो ट्रेंड है उसके हिसाब से 130 मार्क्स है और सेक्शन बी 120, तो टोटल हो गए आपके 250 मार्क्स, ठीक है? तो ये समझ में आ गया जीएस पेपर 1, 2, 3, जीएस पेपर 4। फिर आता है आपका ऑप्शनल पेपर। अब देखिए नाम इसका ऑप्शनल पेपर है, ठीक है? ये पेपर्स कंपलसरी है, मतलब कि ऐसे पेपर जीएस पेपर 1, 2, 3, जीएस पेपर 4, ठीक है? ऑप्शनल पेपर, इसमें ऑप्शनल का क्या मतलब है? इसका ये मतलब नहीं है कि आप ये पेपर देना चाहते हो कि नहीं देना चाहते, रादर इसका ये है कि आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लिस्ट दिए जाते हैं, ठीक है? आप नोटिफिकेशन खोल के देखोगे यूपीएससी की साइट पे, तो आपको बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिस्ट दिए जाएंगे। आप अपने एक्सपर्टीज के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से, अवेलेबिलिटी ऑफ मतलब कुछ भी अगर मटेरियल है आपके पास, क्या आपने अपने ग्रेजुएशन में बहुत अच्छे से कवर किया है, ठीक है? उस बेसिस पे आप उनमें से एक सब्जेक्ट का चॉइस करोगे, ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मैथ्स का चॉइस किया तो आपके जो पेपर्स आएंगे वो ऑप्शनल पेपर 1 वो मैथ्स का पेपर 1 होगा, मैथ्स का पेपर 2, ठीक है? अब इसमें सब्जेक्ट पेपर 1 एंड 2 ये 250 नंबर का, ये भी 250 नंबर का है और ये टोटल 500 मार्क्स के हैं, ठीक है? तो ऑप्शनल पेपर का मतलब अपने दिमाग में एकदम श्योरिटी से रखना आप कि ऑप्शनल पेपर का मतलब क्या है कि आपको बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में से कुछ चॉइस बनानी पड़ेगी और उस सब्जेक्ट के लिए आपको पेपर मिलेगा। अब ऑप्शनल जो है, अगर मैं देखूं, मैं आपसे पूछना भी चाहता हूं और आपसे स्ट्रैटेजी भी एक बार देखना चाहता हूं कि आपकी कैसी बनती है। अगर ऑप्शनल और ऐसे और एथिक्स इनको जोड़ा जाए तो कितने नंबर बनते हैं? आप देखोगे ऑप्शनल के 250 नंबर के दो पेपर होते हैं, तो ये 500 मार्क्स, ऐसे के 250 मार्क्स, ठीक है? एथिक्स के 250 मार्क्स, तो 1000 मार्क्स तो आपके यहीं से निकल जाते हैं, ठीक है? अगर मैं टोटल मार्क्स इन तीनों चीजों की बात करूं तो 1000 मार्क्स में से आपको ऑप्शनल मतलब कि अगर हम लोग 1750 पूरे मेंस का रिटर्न मानते हैं तो उसमें से 1000 मार्क्स ऑप्शनल ऐसे और एथिक्स में ही निकल जाते हैं। अगर हम लोग इन सब्जेक्ट्स की ज्यादा अच्छे से प्रिपरेशन कर लें, ठीक है? इन सब्जेक्ट्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते बेसिकली, ठीक है? ये नॉन नेगोशिएबल है, इनको अच्छे से प्रिपेयर करो तभी आप सोच सकते हो कि आपके अच्छे टोटल बनेंगे, ठीक है? और तब आप कट ऑफ के और भी क्लोज हो गए या कट ऑफ को क्लियर कर जाओ, ठीक है? तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रख लेना। अब आगे देखते हैं मेंस एग्जामिनेशन सिलेबस।
देखो मैंने यहाँ पर आपके लिए जो क्वालिफाइंग पेपर है, उसका मैंने डाल दिया है सिलेबस, ठीक है? हालाँकि ये जो चीज़ है ये आप टाइम निकाल के थोड़ा बहुत कर लेना, ठीक है? मेंस एग्ज़ाम के बीच में जैसे कि आप प्रीलिम्स और मेंस के विंडो के बीच में हर दिन आधा-आधा घंटा करो, काफ़ी बच्चे होते हैं जो कि आउट ऑफ टच हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हिंदी लैंग्वेज आपने पेपर चूज़ किया है, तो आप आउट ऑफ टच हो बहुत टाइम से हिंदी पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन उसके लिए भी आप 15-20 मिनट, आधा घंटा रोज़ का दोगे प्रीलिम्स और मेंस के विंडो में, तब भी वो चीज़ काम कर जाएगी, ठीक है? तो इसमें कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसिज़ राइटिंग मतलब कि कोई भी चीज़ है उसे छोटा करके लिखने का है। यूसेज, वोकैब्युलरी, शॉर्ट एसेज़, इंडियन लैंग्वेज में कॉम्प्रिहेंशन ऑफ गिवन पैसेज, प्रेसि यूसेज, है ना? सब एग्ज़ाम्पल्स, ये सारी चीज़ें आपको शॉर्ट एसेज़, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है? इसमें उतने डरने की बात नहीं है, इसमें आपको 25% स्कोर करना है दोनों पेपर्स में, ठीक है? नेक्स्ट ऐसे के लिए, क्या ऐसे के लिए उन लोग ने एक कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस दिया है? तो यूपीएससी के नोटिफिकेशन में आप देखोगे, it is based upon multiple topics and the only thing they have stated, they have not given us a syllabus, हमें syllabus नहीं दिया है, ठीक है? बस लिखा है कि you should be able to arrange your ideas in orderly fashion and to write concisely। ऐसा नहीं कि बहुत आपने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देने लग गए, एक पॉइंट को, एक छोटी सी चीज को समझाने के लिए 10-10 लाइन लग रहे हैं, ठीक है? छोटे छोटे स्पेस में, कम लाइंस में एक बड़े आइडिया को प्रेजेंट करने की एबिलिटी आपकी होनी चाहिए, ठीक है? क्रेडिट विल बी गिवन फॉर इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन, मतलब कि क्या आप जो बोलना चाहते हो वो ढंग से कम्युनिकेट कर पा रहे हो। ऑफ कोर्स जो आप बोलना चाह रहे हो वो अच्छी चीजें भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास शैलो आर्गुमेंट्स है, ठीक है? तो ये ऐसे है। नेक्स्ट, यूपीएससी मेंस का जो जनरल स्टडीज पेपर है, पेपर 1, 2, 3, 4, इसके हम ब्रॉड टॉपिक्स को एक बार देख लेते हैं, ब्रॉड टॉपिक्स, ठीक है? ऐसा नहीं, क्योंकि आप जब पेपर देखने जाओगे इसका सिलेबस आपको पता चलेगा, हर एक जो पेपर है उसका एक एक पन्ने का सिलेबस है, ठीक है? तो उसको वो देखना आपका होमवर्क है, और मैं तो कहूंगा कि उस सिलेबस को इतनी बार देखो कि वो आपको इंटरनलाइज हो, ठीक है? आपको पता रहे कि कल को मैं एक न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ रहा हूँ, तो कौन से जीएस पेपर में, कौन से सब टॉपिक में इसका यूज़ हो सकता है, ठीक है? इतना आपको सिलेबस दिमाग में बैठा हुआ रहना चाहिए, ठीक है? अब देखो जीएस पेपर 1 में क्या-क्या आता है? इंडियन हेरिटेज कल्चर, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, वर्ल्ड हिस्ट्री, तो ये पूरा हिस्ट्री कवर करता है, ठीक है? जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री आ जाती है। इंडियन सोसाइटी, यहाँ पे आपके ग्लोबलाइजेशन, विमेन एम्पावरमेंट, रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म, ये वाले टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है? ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, मतलब फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज हो गया, फिर आपके सुनामी, साइक्लोन्स, अर्थक्वेक्स, ये सारी चीजें, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ये सारी चीजें आपके ज्योग्राफी में। तो 3 चीजें आप मान के चल सकते हो, हिस्ट्री, फिर सोसाइटी और ज्योग्राफी, ये 3 सब्जेक्ट्स, ठीक है? मोटा मोटी अगर हम लोग ब्रॉड टॉपिक्स को पकड़ रहे हैं। अच्छा जी, इस पेपर 2 में क्या आता है? कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, मतलब कि जो भी सेलिएंट फीचर्स थे, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स हैं, पॉलिटी में जितनी भी स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, जुडिशियरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ठीक है? पॉलिटी में वो सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है? पॉलिटी बहुत ही एक्सटेंसिव है यहाँ पर। फिर आपका गवर्नेंस आता है, ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स, सिटीजन चार्टर, राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है? स्कीम्स आपके सोशल जस्टिस में आ जाते हैं, स्कीम्स फॉर द वल्नरेबल सेक्शंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, यानी कि कितने कंट्रीज के साथ इंडिया का रिलेशंस है ना? बायलैटरल रिलेशंस आ जाते हैं, ग्रुप रिलेशंस आ जाते हैं, है ना? नेबरिंग नेशंस के साथ हमारा क्या है, और हमें दूसरे कंट्री के पॉलिटिक्स या फिर पॉलिटिकल अफेयर्स से क्या लेना देना है, ठीक है? इंटरनेशनल रिलेशंस, तो ये पेपर 2 है, ठीक? पेपर 3 में क्या आता है? पेपर 3 भी, मतलब ये पेपर आपका थोड़ा-सा डायनामिक है, जीएस पेपर 1। मतलब डायनामिक आप बोल सकते हो कि एग्जांपल्स अगर आपको देने हैं तो इंडियन सोसाइटी में बहुत अच्छे एग्जांपल्स दे सकते हो, ठीक है? वैसे थोड़ा आपको स्टैटिक नॉलेज का भी अच्छा पकड़ होना चाहिए। यहाँ पे भी स्टैटिक और डायनामिक, मतलब करंट अफेयर्स का भी आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए, पॉलिटी में जो चीज़ें चेंज हो रही हैं, कुछ अमेंडमेंट्स आए, कुछ नए लॉज़ आए, तो आपको ये सारी जानकारी होनी चाहिए। जीएस पेपर 3 जो है वो थोड़ा-सा करंट अफेयर ज़्यादा होता है, ठीक है? इसमें भी स्टैटिक की पकड़ तो ज़रूरी है ही। वैसे हर पेपर में स्टैटिक पेपर की ज़रूरत है, क्योंकि आप जो चीज़ें एक्सप्लेन करते हो वो स्टैटिक नॉलेज को करते हो, और जब उस एविडेंस देते हो तो वो अपने प्रैक्टिकल, मतलब रियल लाइफ एग्जांपल्स देते हो, जैसे कि करंट अफेयर्स से होता है, ठीक है? तो जीएस पेपर 3 में क्या-क्या है? इंडियन इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर है, ठीक है? इंडियन इकोनॉमी में आपका प्लानिंग एंड मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज आ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, स्किल आ जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग आ जाएगा, है ना? स्पोर्ट्स, रेलवेज, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है? मतलब पॉपुलेशन, पॉवर्टी, ये सारी चीज़ें।
नेक्स्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, आपका जो स्पेस मिशंस हैं, उनके क्या-क्या आपके जो क्वेश्चंस हैं, वो बेस्ड हो सकते हैं। नेक्स्ट है एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, ये जैसे टॉपिक्स मिलते हैं। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट एंड देन इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है? तो 5 यानी कि आप बोल सकते हो अगर ब्रॉड बेस्ड करें तो, अगर एग्रीकल्चर को अलग नहीं देखते हैं तो, इकोनॉमी, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है? नेक्स्ट एथिक्स में आपके ये सारी चीजें आएंगी, एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस, मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसफर्स, पब्लिक और सिविल सर्विसेज वैल्यू, प्रोबिटी इन गवर्नेंस। अगर हम इसे ब्रॉड बेस 3 सब्जेक्ट्स में बात रखें, 3 स्टडी स्पेसिफिक स्टडी सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट में बांट सकें, तो हम इसे बोल सकते हैं कि ये एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है हमें, ठीक है? एक हमें फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है और एक हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। ठीक है? तो इन क्लासेस को हम उसी तरीके से डिवाइड भी करेंगे और समझेंगे उन तीनों के बीच में इंटरलिंकेजेस क्या है। ठीक? अब काफ़ी सारे बच्चे एक चाहते हैं कि मुझे समझ में आए कि कॉम्पिटिशन क्या है, और इसी वजह से मैंने आपके लिए अप्रॉक्सिमेट टेबल लगाया है ना? ये ऐसा नहीं है कि ये रियलिटी है, लेकिन जो असली नंबर होंगे वो लगभग इन्हीं के आसपास होंगे। ठीक है? तो आइए देखते हैं। हाउ मेनी पीपल अप्लाई और रजिस्टर फॉर प्रीलिम्स, कितने बच्चे जो हैं, मतलब ये सक्सेस रेट का एक मतलब अप्रॉक्सिमेट स्ट्रक्चर है। ठीक है? कितने बच्चे अप्लाई करते हैं रजिस्टर फॉर प्रीलिम्स? अराउंड 8 टू 10 लाख, थोड़े ज्यादा भी हो सकते हैं, थोड़े कम भी हो सकते हैं, बट अगर आप 10 लाख का फिगर मान के चलना चाहते हो तो आप सही हो। एक्चुअली अपीयर इन प्रीलिम्स मतलब फॉर्म तो भरा लेकिन हम पेपर देने नहीं गए, या फिर हम पेपर 1 दिए और उसके बाद सीसैट का पेपर तो भूल ही गए। हम घर चले आए, फिर बाद में पता चला कि पेपर 2 नहीं दोगे तो पेपर 1 को करेक्ट भी नहीं किया जाएगा। ठीक है? तो अराउंड 5.5 टू 6 लाख आप मान सकते हो। अगेन कह रहा हूं कि ये अप्रोक्सीमेट है। ठीक? नेक्स्ट, क्वालिफाई फॉर मेंस कितने बच्चे? तो हमने समझा था कितने, 12 से 13 टाइम्स ऑफ टोटल वैकेंसीज। तो हमने अगर मान लिया कि अराउंड 1000 है जो फाइनल सिलेक्शन के लिए होते हैं, अगर 1000 है तो यहाँ पे 12 से 13,000 जो बच्चे हैं वो सिलेक्ट हो। ठीक है? कभी कभी वो जो फिगर है वो थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, तो वो यूपीएससी अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं। ठीक? अपियर इन मीन्स तो वो वही बच्चे अपियर होंगे, यूजुअली सारे ही बच्चे अपियर हो जाते हैं, कभी कभी होता है कि कुछ बच्चे नहीं भी अपियर करते हैं। ठीक? हाउ मेनी पीपल रीच द इंटरव्यू? अराउंड 2500 टू 3000। अब इनमें से हर 3 बच्चे में से एक बच्चा जो होता है वो फाइनली सेलेक्ट होता है। ठीक है? अच्छा, एक और चीज आपको बता दें यहाँ पर कि आप अगर प्रीलिम्स का फॉर्म भरते हो और आप एग्जाम देने नहीं जाते हो, तो क्या आपका अटेम्प्ट काउंट होता है? आपका अटेम्प्ट नहीं काउंट होता है। आप प्रीलिम्स का फॉर्म भरते हो और आप पेपर 1 एग्जाम, जो प्रीलिम्स का एग्जाम है उसमें पेपर 1 देकर आ जाते हैं, क्या आपका अटेम्प्ट काउंट होता है? यस, आपका अटेम्प्ट काउंट हो जाता है। ठीक है? तो मतलब प्रीलिम्स का फॉर्म भरने के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि आपको ये साल का अटेम्प्ट फॉर एनी रीजन, अगर आपको वो एग्जाम का उस साल में अटेम्प्ट नहीं देना है, तो आप ये कर सकते हो कि आप एग्जाम देने मत जाओ। ठीक है? एक पेपर दोगे तो आपका अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा। ठीक है? तो ये चीज थी। अब पर्सनालिटी टेस्ट, ये है 275 मार्क्स। अब पर्सनालिटी टेस्ट को लोग इंटरव्यू के नाम से भी जानते हैं। ठीक है? यहाँ पे क्या होगा कि आप जाओगे इंटरव्यू बोर्ड के सामने, वहां पे सामने जहां पे आप बैठोगे, आपके जस्ट एकदम सामने वाले व्यू पे चेयर होंगे। ठीक है? चेयर पर्सन होंगे और साइड में, इस साइड में 2 लोग होंगे, 2 इंटरव्यू मेंबर्स होंगे और यहाँ पे 2 पैनल मेंबर्स होंगे। ठीक है? ये जो है ये आपका इंटरव्यू है। ठीक है? तो यहाँ पर मतलब डेफिनिटली आप चाहे नॉलेजेबल हो, अच्छे कम्युनिकेटर हो, फिर भी एक कॉन्फिडेंस बनाने के लिए बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज इंसान को दे के जाना पड़ता है, क्योंकि जब इतने एक्सपीरियंस लोग आपसे क्वेश्चंस पूछ रहे हो, आपको बहुत ही केयरफुली आंसर देना है। और ये भी समझ लो कि आपका जो नॉलेज है वो ऑलरेडी टेस्ट हो गया, और मैं ये ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये आपके नोटिफिकेशन में ही लिखा है। ठीक है? So who will have them a record of candidate's career? The candidate will be asked question on matters of general interest. यहाँ पे वो questions किस तरीके से पूछेंगे उसकी थोड़ी बहुत जानकारी आपको मिल जाती है। तो ऑब्जेक्टिव समझो, ऑब्जेक्टिव ऑफ पर्सनालिटी टेस्ट एंड इंटरव्यू इज टू assess the personal suitability of candidate for a career in public service by a board of competent and unbiased observers. ठीक है? Intended to judge what? The mental caliber. ठीक है? Assessment not only of intellectual qualities but also of social traits and interest in current affairs.
ठीक है? तो आपके मेंटल अलर्टनेस, क्रिटिकल पावर्स ऑफ असिमिलेशन, क्लियर एंड लॉजिकल एक्सपोजिशन, बैलेंस ऑफ जजमेंट, वैरायटी एंड डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट, एबिलिटी ऑफ सोशल कोहेजन एंड लीडरशिप, इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल इंटीग्रिटी। तो बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी चेक करी जा रही है, आपका नॉलेज चेक नहीं करा जा रहा है उतने लेवल पे। ठीक है? मतलब कि अगर मुझे किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, तो इट इज़ बेटर टू टेल देम कि आई एम अ मैन ऑफ इंटीग्रिटी एंड आई कैन से दैट आई डू नॉट नो। आई नीड टू रीड मोर अबाउट दिस। ठीक है? दैट इज़ अ बेटर वे टू गो अबाउट इट रादर दैन कोई गलत आंसर देके आपको अपने आप को एक्सपोज़ करना पड़े। ठीक है? क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा सीरियसली काउंट होता है बिकॉज़ दिस इज़ पर्सनैलिटी टेस्ट। योर नॉलेज हैज़ बीन टेस्टेड इन द मेन्स एंड प्रीलिम स्टेज ऑल। ठीक है? वहाँ पे आपको चेक कर लिया गया है। अब नॉलेज, अब आप एनसाइक्लोपीडिया तो हो नहीं, जो आपको सारी चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है? ना वो एक्सपेक्ट करते हैं। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ऑनेस्ट रहोगे, जब आपको नहीं पता होगा तो यू आर विलिंग टू से आई डू नॉट नो। ठीक? तो ये सारी चीज़ें थी, सारे एग्ज़ाम के स्टेजेस से रिलेटेड। अब मैक्सिमम सारी चीज़ें तो मैंने कवर कर दी है, लेकिन अगर आपको अपने तरफ से कोई डाउट आ रहा है, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई हो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालकर हमसे पूछिए एंड वी विल गेट बैक टू यू। वो सारी चीज़ें आंसर करेंगे। प्लीज़ अपने दिमाग में इस पूरे जर्नी का एक क्लियर स्ट्रक्चर बना के रखो, उससे आपका एक क्लियर स्ट्रैटेजी निकल के आएगी। ठीक है? कि मुझे प्रीलिम्स के लिए कितने मॉक टेस्ट करने हैं, मुझे आंसर राइटिंग कब से शुरू कर देनी चाहिए, न्यूज़पेपर कितने डेप्थ में पढ़ना चाहिए। ठीक है? ये सारी चीज़ों का आपका स्ट्रैटेजी बनेगा। उस स्ट्रैटेजी को फिर आप अपने टाइम के हिसाब से, पूरे 1 साल का समय है या 1.5 साल का समय है, उसमें आप ढालोगे और उससे आपका हर दिन का और हर हफ्ते का और हर मंथ का कितना पोर्शन कंप्लीट करना है, वो एक टाइम टेबल बन के आएगा। ठीक है? तो ये आपकी शुरुआत है। इस शुरुआत को अच्छे से क्लैरिटी के साथ आप जानोगे, तभी आपके लिए बेटर रहेगा आपकी जर्नी में स्ट्रैटेजीज़ बन। ठीक है? होप दिस हेल्प्स। थैंक यू सो मच।